ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक सेंस में एक स्ट्रक्चर को रिफर करता है। वहीं पे अगर हम डायनेमिक सेंस में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस को रिफर करता है। आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जिसको हम लीडिंग भी कहते हैं, और कंट्रोलिंग, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। क्लियर। तो यहाँ पे आप जो दूसरा फंक्शन देख रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में आप एक फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग फॉर्मल रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल एंड रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द गोल्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस होता है उसकी गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस में जो भी पीपल है यानी एचआर ह्यूमन रिसोर्स होता है और रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। यानी कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। क्लियर। मैनेजर कौन होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होगा, और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, क्या क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, रोल होंगे, वो सारी चीज़ें क्या करते हो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा, एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करेंगे, एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाता है कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप बन जाता है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन मैनेजर होगा, कौन एम्प्लॉय होगा, कौन मिडिल लेवल का होगा, कौन लोअर लेवल का एम्प्लॉय होगा। तो यानी कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर या फिर जिसको फर्म कहते हैं विच रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हो, फॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करते हो कि कौन मैनेजर, कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन सबऑर्डिनेट होगा, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है वो वर्कर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं और कॉमन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करते हैं। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैटिक सेंस। तो स्टैटिक सेंस में ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, रिसोर्सेज के बीच में, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टास्क को, अपने रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिसोर्सेज का यूज़ करके परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करते हैं। क्लियर। वहीं पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस की सेंस में बात करें तो अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन ने जो है डिफाइन किया है, उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हो और ग्रुप करते हो जो भी काम परफॉर्म किए जाने हैं उसको, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। उस वर्क के अकॉर्डिंग जिस भी एम्प्लॉय को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, जो भी अथॉरिटीज़ देनी है, उसको जो आप डिफाइन करते हो और उसको डेलीगेट करते हो यानी कि ट्रांसफर करते हो। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। और वहाँ पे आप क्या कहते हो? एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पे चीज़ों को, क्या है? ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सिस्टमेटाइज किया जा रहा है, जिससे कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जा सके, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, डेलीगेट किया जा सके और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? एज द प्रोसेस इट इज द आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो सिमिलर टास्क है उसको ग्रुप कर दीजिए। यानी एक ग्रुप हो गया, जैसे मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होगी अलग होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अलग होगी, अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ अलग होगी, उसको फिर आपने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद जो है आप उसको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अकॉर्डिंगली डेलीगेट करिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उनको अथॉरिटी दीजिए कि वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करिए कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। ये सारी रिलेशनशिप वहाँ पे डेवलप की जाती हैं। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस की बात करें कि क्या होता है प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे पहले फिक्सिंग दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसको फिक्स करिए कि क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप, वो चीज़ जो है फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद आइडेंटिफाई करिए कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ या फिर वर्क रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी
पड़ेंगे उसको आइडेंटिफाई करिए। देन ग्रुपिंग द सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि आपने सपोज किया कि 10-15 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि ये 15 एक्टिविटीज़ हैं जिसको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो उस 15 एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी, तो उनको ग्रुप करिए। 4-1 हो गया, 4-1 हो गया, 4-1 हो गया, इस तरीके से जो है आप उसको एक्टिविटीज़ को, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसको ग्रुप करिए कि ये 4 जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, ये 4 फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, ये 4 जो है HR से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई। तो उसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद आप क्या करेंगे, डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब जब आपने एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया, सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया, अब आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करोगे कि किस एम्प्लॉय को कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना स्टार्ट कर देंगे कि मिस्टर ए है वो मार्केटिंग के देखेंगे, मिस्टर बी जो है वो HR का एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो लेकिन उसको पावर मत दो, उसको अथॉरिटी मत दो, तो वो क्या काम परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगला काम क्या होगा, डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉय को उस काम को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसको पावर चाहिए, जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए, वो चीज़ें उसको आप प्रोवाइड करिए। डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉय, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ डिफाइनिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। उसके बाद फिर जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, उनको अथॉरिटी दे दी, अब जो है उनके बीच रिलेशनशिप को डेवलप करिए कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आपको जो है ये पूरा यहाँ पे रिलेशनशिप जो है डेवलप करना होगा। देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आप जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड करिए। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट ऑफ ऑल फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर सभी के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, यानी कि कम्युनिकेशन वहाँ पे होना जरूरी है। तो ये जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले चीज़ कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फिक्स करिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है उसको आइडेंटिफाई करिए। फिर जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उसको ग्रुप करिए। फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉय को असाइन कर दीजिए। उसके बाद उनको अथॉरिटी दीजिए कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सके, उसके लिए जो भी पावर चाहिए उसको वो दीजिए। उसके बाद फिर जो है अथॉरिटी रिलेशनशिप डेवलप करिए कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। फिर जो है उनको अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड करिए, और फिर कोऑर्डिनेशन वहाँ पे करना जरूरी होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर। अब बात कर लें कि इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं कि अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को, सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ HR एंड रिसोर्सेज, यानी कि जब आप क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल को डिफाइन करेंगे कि मिस्टर ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिस्टर बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिस्टर ए को ये रिसोर्सेज दिया जाएगा, मिस्टर बी को ये रिसोर्सेज दिया जाएगा, तो आप सही तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉय और रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज कर सकेंगे कि कहाँ पर किसको कितना रिक्वायरमेंट है। क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, आपने यहाँ पर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर रखा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रखा है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आपका बॉस कौन है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो इससे आपका जो मैनेजमेंट है और जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। क्लियरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, जब आपको आपके रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी दी गई होगी, तो आप अपने जो टास्क है, जो रोल है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और जब परफॉर्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी वहाँ पे होगा। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ HR, यानी कि क्लियरली यहाँ पे जो है आप ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से, मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि किस एम्प्लॉय को ज़्यादा टास्क दिया गया, किस एम्प्लॉय के पास कम टास्क है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फर्दर टास्क दे सकते हैं। वहीं पर आप जो है उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन एम्प्लॉय कम परफॉर्म कर रहा है। जो कम अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको आप फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे HR का होता है। अवॉइड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो वहाँ पर आपका जो ओवरलैपिंग होता है, यानी एक ही एम्प्लॉय HR का भी देख रहा है, एक ही एम्प्लॉय मार्केटिंग का भी देख रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। सिमिलर टास्क जो है HR में भी परफॉर्म किया जा रहा है, सिमिलर टास्क जो है मार्केटिंग
रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में परफॉर्म किया जा रहा है, ये भी जो है अवॉइड हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन या फिर ओवरलैपिंग जो होता है वर्क में वो अवॉइड होगा, और जब ये अवॉइड होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है, जो टाइम मनी होता है वो वेस्ट होने से बचेगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और जब सारी चीज़ें मैनेज रहेंगी, सबको पता होगा कहाँ पे किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, तो आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे और सही तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो आप किसी गलत पर्सन को रिपोर्ट कर देते हैं। आपको रिपोर्ट करना था मिस्टर एक्स को, आपने रिपोर्ट कर दिया मिस्टर वाई को। अब मिस्टर एक्स जो है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, क्योंकि उनको फर्दर उससे रिलेटेड डिसीजन लेना होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो डिले हो जाता है। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे नहीं हो पाता है अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है, किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से होगा, तो इससे जो डिले होता है डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।